सभी विद्यार्थियों को मेरा गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14। क्या पढ़ने वाले हो? सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होती है? सांख्यिकी क्या होती है बताइए। हमने प्रतिदिन तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, ग्राफ आदि के रूप में हमने विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को देखा है। तो ये जो सूचनाएं हैं, क्या क्या सूचनाएं होती है? कभी कभी आप मैच खेलते हो ना, तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी की औसत है, पर ओवर कितने रन बनाए। कभी कभी आप पूछते हो कि भाई आपकी क्लास का रिजल्ट कैसा है। कभी कभी आता है कि अपने देश में या अपने राज्य में इस बार 10वीं की परीक्षा का परिणाम का औसत क्या है, एवरेज क्या है, पढ़ते हो ना। वो सभी जो चीजें अपन जिन चीजों से एनालिसिस करते हैं उनको कहते हैं आंकड़े। क्या कहते हैं? आंकड़े। इंग्लिश में कहते हैं उसको डाटा। क्या कहते हैं? डेटा। डेटा कहते हैं। और वो जो डेटा है वो डेटम शब्द का बहुवचन है। अगर एक चीज हो तो डेटम, बहुवचन हो तो डेटा। तो कभी आपको डाटास बोलते, कुछ लोग डाटास, तो डाटास नहीं, तो ये डेटा अपने आप में बहुवचन है। ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं। इस प्रकार की अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है। उस ब्रांच को, उस शाखा को कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। ठीक है, ये भी अपन ने समझ लिया। अब अपने बात आती है कि सांख्यिकी भी दो प्रकार से यूज होती है। सांख्यिकी आपके जैसे एक लाइन आती है, क्या मुझे भारत के शैक्षिक आंकड़ों का एक नवीनतम संस्करण मिल सकता है? आंकड़ों को भी स्टैटिस्टिक्स, तो मेरे को भारत का स्टैटिस्टिक्स मिल सकता है क्या? यहां स्टैटिस्टिक्स का अर्थ था संख्यात्मक आंकड़े, लेकिन मैं सांख्यिकी का अध्ययन करना चाहता हूं। यहां सांख्यिकी का मतलब है विषय, जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में अध्ययन किया जाता है। आंकड़ों का सबसे पहले संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रस्तुतिकरण, फिर उसका विश्लेषण, एनालिसिस, फिर उसका स्टडी, फिर निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन। सबसे पहले अपन आ रहे हैं आंकड़ों का संग्रह के बारे में। संग्रह, कलेक्ट करना, आंकड़े इकट्ठे करना। पहला मान लिया, एग्जाम्पल दे रहे कि भाई आपकी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की जरा लंबाई बताओ मेरे को। आपकी क्लास के 20 विद्यार्थियों की लंबाई निकालो। तो सब बच्चों का नाम लिखोगे सबसे पहले, और नाम लिख के क्या करोगे? उनकी लंबाई लिखोगे। तो ये आंकड़े हो गए। ये भी आंकड़े हो गए। अभी मैं बताऊंगा आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं, अभी बताने वाला हूं। अपनी कक्षा में एक महीने में प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है। आपके कक्षा मित्रों के परिवार की सदस्यों की संख्या, आपके विद्यालय, उसके आसपास के 15 पौधों की लंबाइयां। ये जितने भी डाटा है ना, इसमें आपको कहीं अवेलेबल डाटा नहीं है, ये आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी आपको सूचना संग्रहित करनी पड़ेगी। ऐसे डाटा जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है प्रारंभिक डाटा, प्राइमरी डाटा। क्या कहते हैं? जिनको हम प्रथम बार स्वयं जाकर अपने सोर्स से अगर उनको डाटा को एकत्रित कर रहे हैं तो वो कहलाएगा प्राइमरी डाटा। और दूसरा डाटा जो पहले से एकत्रित है, पुस्तकों के अंदर है, मैगजीन के अंदर है, अखबार के अंदर है, कहीं पर भी इंटरनेट पे अवेलेबल है,
वहां से अगर आप डेटा उठाते हो ना, उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा, हिंदी में कहते हैं उसको गौण आंकड़े। याद रहेगा? चलो बच्चों, छोटी सी बात सीखी, छोटी छोटी बात सीखते चले जाओ। जिंदगी में छोटी छोटी ये चीजें काम आने वाली है। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो स्वयं अन्वेषक ने अपने दिमाग से निश्चित उद्देश्य को रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया है। इस प्रकार एकत्रित किए गए डाटा को प्राइमरी डाटा कहते हैं, प्रारंभिक आंकड़े। जहां किसी स्रोत में सूचनाएं पहले से एकत्रित है, आंकड़े प्राप्त किए, उनको सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा अपन ने पढ़ लिया। अब जरा आ रहे हैं प्रश्नावली 14.1। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जो आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं, और उन आंकड़ों में प्रारंभिक आंकड़ों और गौण आंकड़ों में उनको वर्गीकृत कीजिए। चलिए एग्जाम्पल दीजिए अपने मन से। मैंने अपने मन से लिखा है, आप भी अपने मन से लिखिए। मैंने लिखा है कि अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का वजन, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का वजन पहला प्रकार का डेटा हो सकता है। फिर मैं लिखूंगा कि मेरे देश में, भारत में गेहूं का उत्पादन पिछले 10 वर्षों में गेहूं का उत्पादन, ये सेकेंडरी डाटा है। वो जो वजन उठाया वो प्राइमरी डाटा था। फिर आपके आजू बाजू में जो पेड़ पौधे हैं वो कितने, उनकी संख्या, पेड़ों की संख्या, प्राइमरी डाटा है। हमारे देश में या हमारे शहर में पिछले 10 सालों में आने वाली वर्षा का रिकॉर्ड, रेनफॉल, सेकेंडरी डाटा है। फिर हमारे देश में या हमारे राज्य में महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष पर, महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पर, आजकल इसके ऊपर काफी चर्चा होती है कि 1000 पुरुष है तो 927 महिलाएं, यानी कि महिलाएं कम हो रही है। तो ये सब डाटा सेकेंडरी। तो पहला डाटा 5 एग्जाम्पल लिए, मन से देखो फटाफट, आप भी अपने मन से कोई सोचो। प्राइमरी और सेकेंडरी में समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर। जो डाटा अवेलेबल है, कहीं से उठाना है, प्रिंटेड है, कहीं पब्लिश्ड है, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी, और जिसको हमको खुद को कलेक्ट करना है वो है प्राइमरी डाटा। चलो अब अपन आ जाते हैं, अब सीधे सीधे डाटा कलेक्ट हो गए, तो अगला काम क्या करोगे? अगला काम करोगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अब उसको लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है? पहला तरीका मान लिया, उदाहरण नंबर 1, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिख दिया आपने, सभी बच्चों के नंबर लिख दिया आपने, 10 बच्चों के नंबर लिख दिए गणित में। इसको हम कहते हैं रॉ डेटा। क्या कहते हैं? रॉ डेटा, कच्चा माल। क्या कहते हैं? कच्चा माल, या हिंदी में यथा प्राप्त आंकड़े, जो भी आपको समझ में आए। कच्चा माल समझो तो भी अच्छा है, रॉ डेटा सबसे परफेक्ट वर्ड है। अब इसको अपने को समझना है, तो समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। बच्चों के नंबर तो आ गए, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसको जरा मैं समझूं कैसे? सबसे ज्यादा किसके आए, कितने आए, सबसे कम कितने आए हैं, एवरेज क्या है, मेरी क्लास की रिकॉर्ड क्या है, मेरे क्लास के सारे बच्चे होशियार है कि कमजोर है, मुझे मालूम कैसे चलेगा? तो मैं क्या करूंगा, इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख देता हूं। सीखो, पहला काम डाटा को कैसे मैनेज किया, आरोही या अवरोही क्रम में लिख दिया। तो सबसे कम नंबर लाने वाला बच्चा तो है 25 नंबर लाया, और हाईएस्ट लाया है 95। अच्छा, तो मुझे मालूम चला, यस मेरी क्लास में हाईएस्ट 95 है और मेरी क्लास में सबसे कम भी है। अच्छा, लेकिन अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है
कि कम वाले ज़्यादा हैं कि अच्छे वाले ज़्यादा हैं, कमज़ोर बच्चे ज़्यादा हैं कि होशियार बच्चे ज़्यादा हैं, तो अभी मुझे मालूम नहीं चल रहा है। पहले तो मैंने ये देखा कि इसमें सबसे कम और सबसे ज़्यादा कितने, तो इसको जो हम कहते हैं अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को हम कहते हैं रेंज। रेंज, भाई रेंज क्या है? आपकी क्रिकेट की टीम ने रन बनाए, एक ने बनाए मान लिया 80 रन, दूसरे ने बनाए मान लिया 20 रन, बाकी सब ने बनाए किसी ने 30, किसी ने 35, किसी ने 40, तो आप पूछोगे रेंज क्या है? तो आप कहोगे सर सबसे कम तो 20 वाला है, सबसे ज़्यादा 80 वाला, 60 रनों का हमारा रेंज है। परिसर हिंदी में क्या कहते हैं उसको? हिंदी का शब्द भी पढ़ना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में भी हमको याद करने में आसानी रहती है, इसलिए दोनों शब्दों को पढ़ना चाहिए। रेंज, क्योंकि अपन काफ़ी सारी चीज़ें अपन अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसे मेरा काम खत्म हो गया तो हम बोलते हैं मेरा काम कंप्लीट हो गया, बोलते ना। चलिए उदाहरण नंबर 2 पे आओ। अब थोड़ी और आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो आपकी क्लास में ये 10 बच्चे ही थे, 10 बच्चे ही थे, तो गड़बड़ मतलब अपने को करने में आसानी रही। अब मेरे पास मान लिया हो गया 30 बच्चे, 30 बच्चे हो गए, और 30 बच्चों के नंबरों को मैंने लिखा, तो ये तो बहुत सारे हो रहे हैं, ये तो बहुत सारे हो रहे हैं। तो क्या करूं? अब कैसे मालूम चलेगा कि कितने कितने आए? ये तो बहुत ज्यादा हो रहे, 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, मैं समझूं कैसे? तो मैंने दिमाग लगाया, और अब हमने क्या किया, विद्यार्थियों की संख्या की एक बारंबारता, निश्चित अंक प्राप्त करने वाले संख्या के बच्चे, 10 नंबर वाले कितने बच्चे बताओ, 20 नंबर वाले कितने बच्चे बताओ। तो उसको मैंने कहा फ्रीक्वेंसी। क्या कहा उसको? क्या कहा उसको? उसको मैंने कहा फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कहते हैं बारंबारता, बारंबारता, इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। चलो जो जरा सेट करते हैं। 10 नंबर वाले एक बच्चा है, 20 नंबर वाला एक, 36 वाले 3 बच्चे, 40 वाले 4, 50 वाले 3, 56 वाले 2, 60 वाले 4, 70 वाले 4, 72, 88, 92 वाले 3 बच्चे हैं भैया, और 95 वाले बच्चा एक ही है। कुल बच्चों की संख्या 30। अब मैंने दूसरा काम किया, रो डेटा को प्रस्तुतिकरण सीख रहा हूं मैं। पहला काम तो मैंने वो परिसर निकालना सीख लिया, रेंज। अब मैं निकाल रहा हूं, थोड़े ज्यादा हो गए तो मैंने जरा फ्रीक्वेंसी सेट की, बारंबारता सेट की। अब ऐसी जो चीजें होती है उसको कहते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हिंदी में कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। हिंदी अच्छी लगी कि अंग्रेजी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हिंदी में बारंबारता बंटन सारणी। जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों में से कैसे भी याद करो, लेकिन अपने को याद होना चाहिए। मिलान चिल्लो टेलीमार्क्स, वो भी अपन आने वाले टेलीमार्क्स अभी अपन सीखेंगे। आपको शायद 6th और 7th में पढ़ा है, पर फिर भी अपन 9th में उसको पढ़ेंगे। अब मेरे पास तब तक 30 बच्चे थे, तब तक तो मामला ठीक था, मैंने फ्रीक्वेंसी से सेट कर दिया। अब मेरे पास 100 बच्चे आ गए। 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए। 1 महीने बाद पौधों से बच गए पौधों की संख्या। अब 100 विद्यालय 100 पौधे। अब फ्रीक्वेंसी सेट करने में तो टाइम लगेगा, कैसे सोचूंगा। 95 के कितने आए तो ढूंढना पड़ेगा, 95 वाला कोई है क्या, 85 वाला कोई है क्या। बहुत भारी काम है। ये तो बड़ा कठिन काम है। अभी तो 100 ही है, मान लिया कल को 10,000 डाटा हो तो, 1,00,000 हो तो बहुत कठिन है। अब मैं फिर नया दिमाग लगाता हूं, और नया दिमाग लगा के मैंने क्या किया, उसको समूह बना दिया कि भाई 20 से 29 वाले कितने हैं, 30 से 39 वाले कितने हैं,
90 से 99 वाले कितने? ग्रुप बना दिए। क्या बना दिया? ग्रुप। तो थोड़ा मेरा काम छोटा हो गया। अब ये ग्रुप को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। इंग्लिश में कहते हैं क्लास। इंग्लिश में कहते हैं क्लास। और जो ये अंतर है ना, रेंज, कि भाई 20 से लेके 29, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल, और इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल। वर्ग अंतराल। और इसकी इनके साइज को वर्ग माप या वर्ग की चौड़ाई कहा जाती है, जो कि यहां 10। अच्छा, वर्ग कहते हैं या वर्ग अंतराल अलग है, ये वर्ग की चौड़ाई है। जो ये डिफरेंस है ना, जैसे मान लिया यहां 10 है, 20 से लेके 29, तो ये 10 जो है माप, इसको कहते हैं क्लास साइज, क्लास विड्थ। वर्ग माप या वर्ग की चौड़ाई। और छोटे वाला, सबसे नीचे वाले को कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, ऊपर वाले को कहते हैं अपर क्लास। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो अभी अपन समझने वाले हैं। आ जाओ, आ जाओ, सारणी बनाओ जरा बच्चे। 20 से लेके 29 लिखो। यहां 20 क्या है? लोअर क्लास लिमिट, यानी हिंदी में क्या कहते हैं? निम्न वर्ग सीमा। 29 क्या है? ऊपरी वर्ग सीमा, अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट पढ़ा? लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। और यहां अंतर कितना आ रहा है बच्चों? 10। ये क्या है? वर्ग माप, क्लास साइज, क्लास विड्थ। क्लास समझ में आ गया, अंतराल, क्लास विड्थ समझ में आ गया, लोअर क्लास लिमिट समझ में आ गया, अपर क्लास लिमिट समझ में आ गया। क्या ये जितने भी हैं यहाँ पर, ये लोअर क्लास है, नीचे वाला, और ये जितने भी हैं ये ऊपर वाले हैं, यानी कि अपर क्लास लिमिट है। ऊपरी सीमा और निचली सीमा, 2 सीमा। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक भी सब बच्चों को समझ में आ गया। ग्रुप बनाना आ गया। अब अपने को ये मिलान चिन्ह, टेली मार्क्स क्या बनाते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5वें पे क्रॉस मारते हैं। कभी भी आपको काम पड़ेगा, रियल लाइफ में भी काम पड़ेगा। स्कूल में नंबर का अगर करना पड़ता है तो ऐसे करना पड़ता है। काउंटिंग कैसे करो? अगर 1, फिर 2, फिर 3, 4 और लिखते जाओ तो चक्कर पड़ता है। तो सबसे बढ़िया ये यूज़ करने का तरीका टेली मार्क्स। 1, 2, 3, 4, 5वां क्रॉस, 6, 7, 8, 9, 10वां क्रॉस, 11, 12, 13, 14, 15वां क्रॉस। ठीक है, तो ये क्रॉस करने का मतलब ये 5वां है। 5, 10, 15, 20 ऐसे। तो ये आ गए मेरे टेली मार्क्स। और अब मैंने इतने जो 100 डाटा था मेरे पास, उसमें से मैंने एक सारणी बनाई, बचे हुए पौधों की संख्या, मिलान चिन्ह से सेट किया कि 20 से 29 कितने आ रहे हैं। भाई पता करो, भाई 20 से 29 कितने आ रहे, जल्दी पता करो। आ जाओ मेरे साथ पता करते हैं। चलो 20 से 29 जल्दी बताओ। 20 से 29 एक तो आया ये, और कोई है क्या? ढूंढो जरा, ढूंढो। और कोई नजर आ रहा है? बोलो, थोड़ी एक्सरसाइज करोगे मेरे साथ तो मजा आएगा। बाकी सब भी करनी है। 20 से 29 ये दूसरा फंसा, और कोई है? ये तीसरा आ गया। 20 से 29 पकड़ में आया 3। फिर हमने क्या किया? सबकी जोड़ भी चेक कर ली कि 100 आ गई क्या? हाँ साहब 100 आ गई। तो इसका मतलब कोई छूटा तो नहीं? कोई नहीं छूटा, क्योंकि कुल 100 थे, 100 मिल गया। 100 हमारा जोड़, ये जोड़ चेक करना जरूरी है। ये जोड़ चेक करना जरूरी है। और इस प्रकार का जो अपन ने डाटा का संग्रह किया, इस प्रकार का डाटा का संग्रह किया, उसको हमने कहा वर्गीकृत, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी तक पहले वाली थी अनग्रुप्ड, अभी आ गई ग्रुप्ड। हिंदी में बोलेंगे वर्गीकृत, और वो थी अवर्गीकृत। कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में समझो। उसमें ग्रुप नहीं बनाए थे, इसमें ग्रुप बनाए। बस पहले तो सिंपल भाषा में समझना है कि ग्रुप बनाने पड़ते, ज्यादा होता तो ग्रुप बनाते।
अब हम यहाँ सरलता से देख सकते हैं कि भाई 50% से अधिक पौधे बच गए, यानी कि कोई फटाक से पूछे कि साहब 50% से अधिक के जरा देखो, तो हाँ साहब ये बीच में तो पीछे कम ही है, ज़्यादा तो इधर ही है। तो ये दिख रहा है साहब 50% से ज़्यादा पौधे बच गए साहब। कोई आपको सारणी देख के आइडिया लगा लेगा, अरे हाँ सारणी में दिख रहा है कि ज़्यादा कम बच्चे तो ये कुछ तो ऐसे तो 3 ही है विद्यालय, लेकिन साहब ये 50 से ऊपर वाले ज़्यादा हैं, यानी कि 50 से ऊपर पौधे बचे हैं, ऐसा हम उससे निष्कर्ष निकाला। ठीक है बच्चों, अब आ रही है अगली समस्या। अगली एक और समस्या आई है। अब ये मामला बताओ कि ये जो तुमने टेबल बनाई या 29 पे खत्म हो गई, ये 30 से चालू हो गई और 29 और 30 के बीच में आएगा, उसका क्या होगा? ये तो गड़बड़ हो गई। 29 और 30 के बीच में कोई आ गया तो वो कहां जाएगा? समस्या हो गई ना। तो ये जो है सारणी, इसको हम बोलते हैं वर्ग अनतिव्यापी। ये क्या हिंदी में लिखा है? अनतिव्यापी। अपने इंग्लिश में याद कर लो, नॉन ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? ओवरलैप समझते हो? एक के ऊपर एक चढ़ने को ओवरलैप बोलते हैं। ऐसे जैसे अपने कोई मान लिया कोई चीज रखी, उसके ऊपर ऐसे आधा इसके ऊपर आ रहा है ना। अपन जॉइंट मारते हैं, वेल्डिंग जॉइंट मारते हैं, तो वेल्डिंग जॉइंट में या तो ऐसे भी मारते हैं और कभी कभी ऐसे भी जॉइंट मारते हैं। तो ये ऊपर चढ़ना जो होता है उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। अब यहां नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है साहब, अब अपन कुछ करें कि अब अपन करें ओवरलैपिंग करते हैं। अब चलो आगे चलो, उदाहरण नंबर 4 पे आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जिसमें कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए हुए हैं। ये दे दिए भार, ये दे दिए भार 31 से 35 9 बच्चे, 36 से 40 वर्ग अंतराल क्या है? साइज क्या है बच्चों? 5 वर्ग साइज है 5। ठीक है, लेकिन इसमें भी वही चक्कर पड़ रहा है ना, ये 45 और 46 के बीच में कहां जाएगा? तो अब हम दिमाग लगाते हैं, अब हम करें ऐसा करें। अब ये समस्या ये है कि 35.5 वाला कहां जाएगा, 40.5 वाला कहां जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब अपन क्या करते हैं, 2 क्रमागत वर्गों की ऊपरी निम्न सीमाओं के बीच में रिक्त स्थान है, अतः इस स्थिति में हमें अंतरालों को विभक्त करना होता, जिससे कि क्रमागत अंतरालों के ऊपरी और निम्न सीमाएं समान हो जाए। क्या करें? ऊपरी और निचली सीमा, पहले वाले की ऊपर की सीमा ने दूसरे वाले की निचली वाली सीमा, निम्न सीमा, ऊपर पहले वाले की अपर क्लास लिमिट और नीचे वाले दूसरे वाले की लोअर क्लास लिमिट 1 हो जानी। चलो वो करते हैं, वो करते हैं। अब क्या करें? 31 से 36, 31 से 36 और 36 से 40 ले लो। इसके वाले की निम्न सीमा 36 से पहले वाले की ऊपरी सीमा 32 से अंतर आ रहा 1। दोनों की ऊपरी और निचली सीमा में अंतर आ रहा 1, अंतर का आधा हो रहा है 0.5। पहले वाले की तो ऊपर की सीमा ना दूसरे वाले की निचली सीमा में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो 1 का आधा कर दो 0.5। तो एक काम करो, आधा उधर जोड़ो आधा इधर जोड़ो, चलो हटाओ, काम खत्म। इसको कर दो 29 जो था ना, जो 31 था, जो आपके 31 था, सॉरी हाँ 31 था और यहां था 35। 31 से 35 था क्या? ये रहा पहला, 31 से 35। अब एक काम करते हैं अपन, 31 वाले में आधा कम कर दो तो 30.5 और ये हो जाएगा 35.5। आधा इधर जोड़ो आधा उधर जोड़ो, सबको बराबर करो, चलो आ जाओ, ये मेरा बन गया। फटाफट देखो जरा इधर। हाँ बच्चों, मैंने इसको क्या किया,
31 से 36 वाले को नहीं, 31 से 35 वाले को मैंने ऐसे लिखा, 36 से 40 वाले को मैंने ऐसे लिखा, और 41 से 45 वाले को मैंने ऐसे लिखा। क्या किया, एक इधर से कम किया 30.5, ये क्या 35.5, 5 इधर 5 उधर 0.5, वापस गाड़ी शुरू की 35.5 से, गैप है ही नहीं। अब मेरे गैप नहीं है, अब मेरे कहीं गैप दिख रहा है क्या आपको? 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5, कोई गैप नहीं है। हो गया काम खत्म, गैप की समस्या खत्म हुई क्या? इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस, संतत वर्ग। जरा देख लीजिए, सभी बच्चे बना के देखो, किसी को समझ में नहीं आए तो करके देखो, बना के देखो, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम इनको सीखना चाहिए, कर करके प्रैक्टिस कर करके देखना चाहिए। क्लियर हो गया? अब एक और झगड़ा आएगा यार, यहां तक तो मेरे को समझ में आ गया सर, आपने जो बताया वो मेरे को समझ में आ गया कि ये इसको था 30 को, सॉरी 31 था, उसको मैंने थोड़ा आधा कम कर दिया, और ये 35 था तो मैंने 5 बढ़ा दिया, 0.5 बढ़ा दिया। 31 था, इसको तो मैंने कर दिया 30.5, इसको कर दिया 35.5, 36 को मैंने कर दिया 35.5 से ये कर दिया 40.5। ये तो मेरे समझ में आ गया सर, लेकिन अभी झगड़ा ये है कि अगर मैं 35.5 पे ही बैठा हूं, 35.5 पे ही बैठा हूं, तो इधर जाऊं कि उधर जाऊं? बताओ, ये नया समस्या। अगर मेरा भार 35.5 हो तो मुझे आप इसमें लोगे या इसमें लोगे? ये तो झगड़ा हो गया, ये तो झगड़ा हो गया। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो अब अपन इसका भी समस्या का समाधान करते हैं। अब हम नए वर्गों का, परंतु ऐसा करने में एक और समस्या आती है कि 35.5 दोनों वर्गों में आता है, तो अब ये समस्या है कि ये किस वर्ग में रखना चाहिए। तो यदि इसे दोनों वर्गों में रखा जाएगा तो गिनती 2 बार हो जाएगी। अतः परंपरा के अनुसार 35.5 को उससे ऊपर वाले में, 35.5 से 40.5 वाले में, जो अगर बॉर्डर पे गाड़ी आपकी है ना, बॉर्डर पे सेम, तो ऊपर वाले वर्ग में आपको घुसा दिया जाएगा। 35.5 में अगर आप आ गए तो आपको ऊपर वाले क्लास में शिफ्ट कर देंगे, ऊपर वाले वर्ग में आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब सारी समस्या मेरी खत्म हो गई। अब डाटा, प्राइमरी डाटा भी समझ में आ गया, सेकेंडरी डाटा भी समझ में आ गया। मैं उसको प्रस्तुतिकरण भी कर सकता हूँ, सारणी बना सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, और ज़्यादा हो जाए तो मैं ग्रुप बना लूँगा, और ग्रुप में भी कंटिन्यूअस वर्ग बनाने के लिए मेरे को आइडिया आता है। अब मेरे पास कोई समस्या नहीं है, तो आ जाओ फिर प्रश्नावली 14.2 के लिए तैयार हो जाओ। अब आपको समझ में आया है तो प्रश्नावली करें 14.2। चलो शुरू करते हैं। 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए हुए हैं। रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? हाँ बच्चों, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है। 4 वर्ग है, पता है आपको? अब इसमें हालांकि दिया नहीं है, लेकिन पता है आपको, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ऐसे भी होता है। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ऐसे चारों वर्गों में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। चलो अभी अपने को केवल ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह में आता है। चलो बनाओ सारणी, सभी बच्चे करो मेरे साथ, आ जाओ।
सबसे पहले सारणी बनाओ, लिखो रक्त समूह, लिखो ए बी और ओ, फिर टैली मार्क्स लगाओ, करो क्वेश्चन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले बोलता हूं। और इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाता हूं, क्योंकि ये क्लास में संभव नहीं होता सारे क्वेश्चन करवाना। लिखिए टैली मार्क्स करो। ए के कितने बच्चे? ए ग्रुप के 9, बी ग्रुप के 6 बच्चे, ए बी के कितने, और ओ के सबसे ज्यादा किसके भैया? अधिकतम जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है, बताओ जल्दी बताओ, देखते बताओ मेरे को। हाँ, ओ है ना। और सबसे कम किसका आता है? ए बी। वैसे ए बी नेगेटिव मिलता ही नहीं है। अगर ए बी पॉजिटिव तो फिर भी मिल जाता, ए बी नेगेटिव तो मिलता ही नहीं है। अगर किसी का ए बी नेगेटिव है ना तो भारी समस्या है। और पता है आपको, जो ओ है ना, ओ वो सबको दे सकता है, ऐसा है। चलो, ये मेरे पास सबसे समझ में आया। सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप है ओ और सबसे विरलतम है ए बी। ये मेरे सवाल नंबर 1 का उत्तर। पहला सवाल सभी बच्चे करेंगे मेरे साथ। दूसरा सवाल करेंगे, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां लिखी हुई है। 40 इंजीनियर है, 40 इंजीनियर हैं, उनके घर से उनकी जो जगह जहां पे वो काम करते हैं उसकी दूरियां है। 0 से 5 को वर्ग बनाते हुए पहला अंतराल लेकर दिए गए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बंटन बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और इस सारणीबद्ध निरूपण से आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बनाइए ग्रुप। सबसे पहले लिखो दूरी किलोमीटर, फिर वही टैली मार्क्स, फिर नंबर ऑफ इंजीनियर। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। इसमें कंटिन्यूअस डाटा, कहीं गैपिंग नहीं है। देखो आप ध्यान देना, कहीं पर भी गैपिंग नहीं है, कहीं पर भी गैपिंग नहीं है। 0 से 5 वाले कितने इंजीनियर है बताओ? 0 से 5, 0 से 5, 5 मत लेना इसमें, तो 1, 2, 3, ये 4, ये 5। 0 से 5 में 5 जने आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सही, ओके, यस। 5 से 10 किलोमीटर में आने चाहिए 11, 10 से 15 में देखो 11, 15 से 20 में देखो 9, 20 से 25 में देखो 1, 25 से 30 में देखो 1, और ये कुल जोड़ लगा लेना 40 आना चाहिए। बनाओ सारणी, चलो 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 जल्दी बनाओ। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सारणी खुद बनाइए। टैली मार्क्स का भी उपयोग कीजिए। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? टैली मार्क्स को क्या बोलते हैं? चिन्ह बोलते हैं ना, कुछ चिन्ह बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स से आया था। तो टैली मार्क्स का उपयोग कीजिए। मिलान चिन्ह, ओहो, मिलान चिन्ह, टैली मार्क्स, मिलान चिन्ह का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। अब बताओ मेरे को कि ज्यादा इंजीनियर किधर आ रहे हैं? तो 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही सब है, यानी कि 20 किलोमीटर से ज्यादा तो केवल 4 इंजीनियर दूर रहते हैं, बाकी तो सब पास पास ही रहते हैं। तो आप कहेंगे कि अधिकांश इंजीनियरों का घर
15 किलोमीटर रेंज में है, इसको भी निकाल दो तो ये आपके ज़्यादा इंजीनियर यहीं आ रहे हैं। अधिकांश इंजीनियर 15 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर ही रहते हैं। ये मेरा इसके अंदर आया कंक्लूजन। क्या आया? निष्कर्ष। तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी किया, हाँ, वर्ग अंतराल वाला अच्छा लगा। तीसरा करें, तीसरा करते हैं। 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता ये रही है। आर्द्रता समझते हो आप? ह्यूमिडिटी। बरसात होती तो उमस नहीं होती, उमस उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता। इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो 30 दिन वाले महीने में सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष, वो निकाली है। जरा भैया वर्ग बनाओ। 84 से 86, 86 से 88, इस प्रकार के दो दो का बनाओ और ये बताओ कि आंकड़े कौन से ऋतु के हैं और आंकड़ों का परिसर क्या है, रेंज क्या है, सबसे कम कितने हैं, सबसे ज़्यादा कितने। चलो बनाओ सारणी, आ जाओ मेरे साथ। चलो बच्चों आ जाओ, दो दो का बनाओ। 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, दो दो का अंतराल करो, जल्दी जल्दी करो। सबसे कम 84 वाला था ना, सबसे कम 84 वाला है और 84 से अपन शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा 97, 98, 100 तक होगा मान लिया, तो अपन ने 100 तक ले लिया। हाँ, चाहे टेली मार्क्स का उपयोग करो, सर डायरेक्ट लगा दो, योग लगा दो 30, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी आ रही है कि कम आ रही है? ज़्यादा आ रही है भाई, ये तो ज़्यादा आ रही है। 92 से ऊपर ही आ रही है। तो 90, 92 से कम तो बहुत कम दिन है, बाकी तो ज़्यादा दिन तो ये आपके आर्द्रता ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब तो ये बरसात का मौसम लग रहा है। तो सापेक्ष आर्द्रता अधिक है, इसलिए ये वर्षा की ऋतु है। और रेंज क्या है? रेंज सबसे कम और सबसे ज़्यादा, यहाँ देखना पड़ेगा, सबसे कम और सबसे ज़्यादा निकालना। सबसे कम क्या है? 84.9, सबसे ज़्यादा 99.9। 14.3 की रेंज है, मतलब कम, न्यूनतम और अधिकतम के बीच की दूरी। निकालने की ट्रिक भी आपको बता दूं। 84 से 86, फिर 86 से 88 1 है, 88 से 99 2 है, ये आप निकाल लोगे। मैंने अलग अलग चिन्ह बनाए हैं। मान लिया 90 से 92 के बीच लेने, तो 90 के 92 के बीच में 2 आने चाहिए ना, तो मैंने निकाला। देखो एक तो ये 1 और एक ये 2, 90 से 92 के बीच। 92 अगर आ गया तो उधर चला जाएगा। मान लिया आपको पूछे 92 से 94 के बीच में कितने, 92 से 94 के बीच में, तो 92 से 94 के बीच में आ रहे हैं, मान लिया ग्रीन वाले, ये 1 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने ग्रीन ग्रीन निशान लगाए, ग्रीन ग्रीन निशान लगाए। ये ग्रीन निशान वाले 92 से 94 के बीच के, ठीक है। तो आंकड़ों का परिसर भी निकाल दिया, कौन से महीने का है, और रेंज भी आपने बना दी। बिल्कुल सही बनाया क्या? तो आपने आंकड़े बन गए, सबने बना दिए। सापेक्षिक आर्द्रता, फिर दिनों की संख्या, इसको बारंबारता बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी F 30 हो गया, रेंज आ गई। चलो क्वेश्चन करते हैं अगला। अभी तो चौथा क्वेश्चन थोड़ा और दिख रहा है।
निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां है 160, 65, 105 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाओ और निष्कर्ष निकालो। चलो भाई ये भी करो, चलो भाई करो। 160 से शुरू हो जाओ, 150 से शुरू, सबसे न्यूनतम 150 भी है क्या? ओके, सबसे कम क्या है? सबसे कम क्या है बच्चों? 150 वाला भी, 151 भी, 150 भी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 5 का डिफरेंस निकालो। फ्रीक्वेंसी टोटल बच्चे 50। अब निकालो निष्कर्ष, निकालो निष्कर्ष। 50% बच्चे 165 से छोटे हैं। 165 सेंटीमीटर से छोटे बच्चे ज्यादा हैं, लंबे तो 15 ही है, बाकी 35 बच्चे तो 165 सेंटीमीटर से छोटे। मान लिया आपको सेना में भर्ती होना है और सेना में भर्ती होने के लिए कह दिया कि 165 सेंटीमीटर से ऊपर वाले आ जाओ, तो वो तो बोलेंगे सर 15 बच्चे ही हैं, बाकी तो सब छोटे हैं। तो हमने कैसे मालूम चला? हमको मालूम चला इस सारणी से। तो डाटा हमारे पास कैसा था? रो डेटा ऐसा था। कैसा था? ऐसा था। इससे हमने क्या बनाई? सारणी। सारणी बनाते आपको अच्छा लगने लग गया। अगर 155 आया तो कहां रखा था बच्चों? बताओ जल्दी से, बड़े वाले में। 160 आएगा तो कहां रखोगे? इसमें। बहुत अच्छा, समझ में आया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 थोड़ा करके तैयार रहोगे। मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया आज और बहुत अच्छे धीरे धीरे समझाया। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एक बार आप करके रखेंगे। मैं अगली क्लास में आपको इनको भी कराऊंगा, फिर आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। फिर लास्ट चैप्टर रहेगा वो केंद्रीय माप, मीन, मोड, मीडियन, उसको भी पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं, समझते हुए पढ़ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने किए उनको करेंगे, जो छूट गए हैं उनको आप करके तैयार रखेंगे सारणी वगैरह बना के। ओके।